नमस्कार, स्वागत है आपका टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ग्रह के ज्ञान। आज मैं रजत वल्लभ आपको एस्ट्रो वेदांस के चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं बहुत ही ज़्यादा इसके लिए फॉर्चुनेट हूं कि वेदांश वल्लभ जो कि एस्ट्रो वेदांस के नाम से इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हैं और अपना कंटेंट शेयर करते हैं। आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे वेदांश जी के साथ जो कि वो जनरली इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, आप उसके लिए उन्हें फॉलो कर सकते हैं। पर हम आज बात करेंगे ज्योतिष के विषय में। हमारा मेन टॉपिक होगा ज्योतिष में करियर, जो कि यूथ अब देख रहा है बनाने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। और दूसरा, जो जनरल यूज़र है उसके माइंड में एस्ट्रोलॉजी के लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं हमारे यूथ के पास कि आखिर एस्ट्रोलॉजी है क्या, वो कैसे प्रभाव डाल रही है हमारी लाइफ पर। बहुत सारे लोग तो इस पर भरोसा ही नहीं करते, इसको बताते हैं कि ये फेक है, फ्रॉड है। तो मैंने वेदांश वल्लभ जी से जो भी प्रिपरेशन करी है क्वेश्चन की, बहुत ही इस तरीके से करी है जिससे कि जो भी पर्सन इस सीरीज़ को देखेगा उसको एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर क्या लर्न कर सकता है, क्या सीख सकता है, ये तो जानने को मिलेगा ही। पर जनरल यूज़र को जो रियल एस्ट्रोलॉजी है, जिसको एस्ट्रोलॉजी को साइंस कहा गया है, लाइक अदर सब्जेक्ट्स फिजिक्स मैथ्स, उसके डीप में जाकर हम जानेंगे। और जो जनरल यूज़र की क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, उस पर वेदांश वल्लभ जी प्रकाश डालेंगे। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ वेदांश वल्लभ जी। राधे राधे। राधे राधे। वेदांश वल्लभ जी का जन्म हाथरस शहर में हुआ था, पर उन्होंने अपना अध्ययन वृंदावन में चालू किया। वृंदावन से वेदांश वल्लभ जी आए हैं यहाँ पर। और मैं सबसे पहले बस वेदांश वल्लभ जी आपकी हालचाल लेना चाहूँगा, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। एंड जैसे आपने कहा कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। भाई दी, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहेगा पॉडकास्ट में और सबसे पहला एक्सपीरियंस ही मेरे को आपसे बात करने को मिल रहा है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो कन्वर्सेशंस है काफ़ी डीप जाएगी। हम सारी कन्वर्सेशंस को चाहते हैं अनफिल्टर्ड रखें, नेचुरल रखें। इसमें कोई भी चीज़ को स्क्रिप्टेड नहीं रखेंगे। जितना नेचुरल रहेगा, आप हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा, हम लोगों को भी मज़ा आएगा। राइट। चलिए, मैं सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस समय पर एस्ट्रोलॉजी आज से 10 साल पहले कोई करियर नहीं चुनता था, आपको कैसे लगा कि यार मुझे एस्ट्रोलॉजी ही चुनना है? उस समय तो नहीं पता था कि आप कितने फॉलोअर्स हो जाएंगे। मेरा फादर का फील्ड इसी फील्ड में था, तो कथा करते हैं वो और ग्रह के बारे में समझते हैं। तो जब वो एक बार होरोस्कोप देख रहे थे, तो जब मैंने होरोस्कोप देखा, ऐसे ही देख रहा था, तो उन्होंने पूछा ये जुपिटर क्या है, क्योंकि उस जमाने में हिंदी चलता था। तो उन्होंने पूछा ये जुपिटर क्या होता अच्छा। है ना, ये वीनस क्या है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, तो इसके सारे मीनिंग एक बार मैं लिख के लाऊंगा, पापा को इम्प्रेस करूंगा, है ना। तो मैंने 100 के एक दिन में याद कर लिए। और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने कहीं सुना है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो रियल सही बता रहा हूँ, रियलिटी में मुझे ऐसा लगता था। बहुत सारी बातें एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स बहुत स्पीडली मुझे लर्न हो गया, बहुत स्पीडली, जो एडवांस है। क्योंकि कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजी में हमारे गुरु वगैरह ऐसे कहते हैं कि आप कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पास्ट में सीख पढ़ चुके हैं और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करने आए हैं। तो जिस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे बेसिक्स बहुत स्पीड में कर लिए थे, याद हो गए थे मेरे को। और उस समय पर सीरियसली, जब कोई जानता नहीं था एस्ट्रोलॉजी और कोई मानता भी नहीं था, तो मेरे को भी, जब मैं सीख रहा था, तो मेरे को भी बताने में थोड़ा सा एजिटेशन होता था कि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन अब मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ और मुझे बहुत कुछ पता है एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, क्या है एस्ट्रोलॉजी में, रियलिटी क्या है। तो मैं अब बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होता और बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी ऐसा फील्ड है, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक दोस्त के संग एक ट्रेजेडी हो गई थी। उसने एक लोन लेकर होटल बनाया था, और वो होटल बनाने के बाद 2-3 महीने बाद उसका पीओपी पूरा गिर गया था। बहुत कुछ टूट गया था, नुकसान हो गया था, बहुत डिप्रेशन में चला गया था वो। तो मेरे पास बहुत मजाक की बात है, मेरे पास प्रिंटर था। तो उसने कहा मेरी कुंडली निकाल दे, और प्रिंटर में 36 पेज थे। मैंने कहा क्या जरूरत है कोई इतने पेजेस की। तो मैंने कहा 2 पेज काम आते, उसने निकाल दे। मेरा एक दोस्त है, वो एस्ट्रोलॉजी सीखा हुआ है। तो तब मेरे को एक पॉइंट आया कि एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा ज्ञान नहीं है जो पंडित या फिर पूर्वज और ये जो पुराने साधु संत हैं, पंडित, मंदिर के लोग, यही सीखते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है।
और आप अपने घर पे बैठकर भी सीख सकते हो। जब से मेरे को एक इंटरेस्ट आया, उस समय सोशल मीडिया इतना ग्रो हो रहा था, और बाई चांस, ये भी कोई ऊपरी भगवान की कृपा थी, बाई चांस मैंने यूट्यूब पे सर्च किया रात को 12 बजे बैठकर कि हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। और उस समय एक टीचर आए, राजेश जोशी नाम के, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। तो उन्होंने कम से कम 400-500 लगभग उन्होंने वीडियोस डाल रखी है छोटी छोटी। तो उन्होंने भी एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी पहली वीडियो में कि मैं आपको 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा। तो इस 3 महीने वाली बात ने, मैंने सोचा यार कोई दिक्कत नहीं है, खाली तो बैठा ही हूँ, सीख लेता हूँ। तो मैंने उनको एक दिन में कम से कम 50 वीडियो देख ली थी मैंने, और इंटरेस्ट ऐसा ग्रो हुआ, और मैं उनकी बातों को लिखने भी लग गया था हाथ के हाथ, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और साथ में जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना, कुछ नया, या फिर हमारी डेस्टिनी उससे जुड़ाने को लग जाती है, तो उस समय हमें, मुझे लगता है कि वो चीज़ें, सारी चीज़ें कनेक्ट होने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने उस समय एस्ट्रोलॉजी को चूज़ किया, एस्ट्रोलॉजी ने मुझे चूज़ किया, और जब मैं अपने दोस्तों का या अपने फ्रेंड का हॉरोस्कोप देख रहा था, तो बाई चांस मेरे तुक्के भी ठीक निकल जाते थे। तो मैंने और इसको पढ़ना चालू किया, और पढ़ना चालू किया। तो यहाँ से मेरी ये जो इसकी जर्नी थी स्टार्ट हुई। ये लगभग मुझे लगता है कि लगभग 8-10 साल हो गए इसको पढ़ते पढ़ते मुझे। उस समय मैं अपना कॉलेज कर रहा था। फिर उसके बाद, कॉलेज के बाद से मैंने जब फाइनल ईयर में क्रॉस किया, फिर उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, इंडिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है आईकास। वहाँ से मैंने इसको सीखा, एस्ट्रोलॉजी। तो इससे मुझे सर एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप पैशनेट है कोई चीज़ के लिए, तो जो आपने बोला, तो सारी कायनात तुमको उसको मिलाने की साजिश करती है। यस। तो इसी तरीके से आपने एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुना, एस्ट्रोलॉजी ने आपको चुना। और ये एक मैंने देखा है कि जो भी लोग अपने फील्ड में पैशनेट होते हैं, दे डू रियली वेल। एंड आई वुड से कि आप इतने पैशनेट थे उस टाइम पे, इसको आपने इसलिए नहीं चुना कि आपको पैसा कमाना है। तो यहाँ से सबसे बड़ी एक लर्निंग मैं चाहूँगा कि हमारा यूथ ले, कोई भी चीज़ को पैसे के को इंटरनल मोटिवेशन बना के कोई चीज़ ना सीखे, उसमें एक गहन रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि है, जैसे स्टीव जॉब बोलते हैं, इफ़ यू आर नॉट लविंग इट यू आर गोइंग टू फेल। तो सबसे पहले वो पैशन आप बनाइए। अच्छा सर, एक बात बताइए, बड़ा अट्रैक्टिव इंडस्ट्री तो है ये, हॉट अट्रैक्ट। नो डाउट। मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार लर्न करने में तो मज़ा आएगा। तो कोई भी पर्सन इनिशियली जज कैसे करे? अगर मैं पूछना चाहता हूँ एक ऐसे बिगिनर के नज़रिए से, जो आपने एक चीज़ बताई मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एस्ट्रोलॉजी कोई भगवान ने थोड़ी दे दी आपको आशीर्वाद, कोई भी सीख सकता है। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, आप भी सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, कोई भी इंसान सीख सकता है। अगर वेदांत जी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ, और आप भी सीख सकते हैं। तो इनिशियली कोई पर्सन जज कैसे करे कि हाँ ही इज़ एंजॉइंग एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले हमें, जो भी हम सीखा है, हमने जो भी देख रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो उसको हाथ के हाथ हम अप्लाई करके देखें। और अप्लाई करने के बाद जब कुछ चीज़ें सही निकलती हैं, तो हमें इन्जॉय होता है, मज़ा आता है। और मैं कैसे इन्जॉय करता हूँ एस्ट्रोलॉजी को, देखो इसका बहुत ही अलग रीज़न है कि कोई चीज़ अगर आपके बारे में किसी बुक में लिखी हुई है, और उसको हम जब रूल्स को अप्लाई करते हैं मैक्सिमम चार्ट्स पे, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस सेटिस्फेक्शन लेवल को एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी नहीं है। इट्स लाइक कि कोई भी पर्सन जिस इंडस्ट्री में हो, उसको उसमें सक्सेस मिलती है, तो उसको है ना रुचि मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक योग आता है कि एक सैटर्न प्लेनेट है। सैटर्न अगर किसी भी कुंडली के फर्स्ट हाउस में होता है, तो उसको अपने ससुराल से कभी इज्जत नहीं मिलती। ठीक है। और ये मैंने हजारों चार्ट्स पे देखा है। और ये जो जब मैंने पढ़ा, तो मेरे पास कम से कम 1000 कुंडली का डेटाबेस है। मैं उसको एक एक को लगा लगा के देखता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। तो ये जो रूल्स होते हैं ना, जो बुक्स फॉर्म में दे रखे हैं, उन रूल्स को लगाने में बड़ा मज़ा आता है कि ये तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा फील आता है। और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। चलिए सर, मैं कोई बिगिनर है, उसका क्या करियर पाथ आप समझते हैं? आप उसको सबसे पहले क्या पढ़ने चाहिए इनिशियली, कैसे, जो अगर सब्जेक्ट है, क्या क्या उसे पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में? कुछ आप टॉपिक्स बता दें कोई देखो बिगिनर को। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो सबसे पहला है स्टेप, हमें क्लासिक्स पढ़ने चाहिए। ओके एस्ट्रोलॉजी में ये जो आजकल हज़ारों बुक्स हैं, मेरे पास भी 100 से ज़्यादा बुक्स हैं। सर, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा।
मैं इस चीज़ में का आंसर चाहता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ चाहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को हमारे दर्शकों को एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। देखो एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना। और एस्ट्रोलॉजी को अगर हम डिटेल में समझें तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टार्स का लॉजिक। और एस्ट्रोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं ज्योतिष, यानी ईश्वर की ज्योति। यानी ईश्वर की ज्योति, ईश्वर कौन है? जितने भी ग्रह हैं ये सारे ईश्वर हैं, उनकी जो लाइट आ रही है वो उसको बताती है एस्ट्रोलॉजी कि वो सारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में हमारी मैथमेटिक्स भी आ जाता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का, साइंस का, इवन केमिस्ट्री भी आ जाता है इसमें, फिजिक्स भी आ जाता है। फिजिक्स में भी एक और होता है, एक एस्ट्रोफिजिक्स होती है, एक और फिजिक्स होती है क्वांटम फिजिक्स, वो भी आ जाते हैं। सारे रेस फोर्सेस वगैरह हैं। लेकिन मुझे लगता है, और हमारे गुरु ने तो ऐसी चीज़ें बताई हैं कि एस्ट्रोलॉजी से फिजिक्स केमिस्ट्री निकला है। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके काफ़ी कुछ इसमें से डेटा निकाला है, एक एक चीज़ को अप्लाई किया। अब ये तो देखो मुझे भी नहीं मालूम कि सारे ऋषि मुनियों ने कहाँ से, इवन हनुमान चालीसा में ये तक लिखा हुआ है कि हमारे अर्थ की और सन की दूरी कितनी है। अब ये कैसे, हम साइंस भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कैसे, और साइंस को शायद नहीं पता हमारे हिंदू धर्म में ये सारे एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से ये सब चीज़ लिखा हुआ है। बट कुछ तो ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं या ऐसे तपस्वी रहे हैं मेडिटेशन करके, जिन्होंने कुछ तो कनेक्टिविटी बिठाई है उनसे। अब इसके पीछे का लॉजिक मेरे पास नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी इज 100% एक्यूरेट, और एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन बिल्कुल दे सकते हैं। वाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे, जो कनेक्टिंग ऐसा लग रहा है कि कोई यंग पर्सन भी हो ना इसको रेशनलाइज कर सकता है। मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं भी कई बार डाउट कर लेता हूँ। देखो स्वाभाविक बात है कि हम यूथ है, यूथ को चाहिए हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाने की आदत है। यूथ कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार वो भी तो कम जानता है। हाँ हाँ। ये बात यूथ मेरा, ये भी पूछता है कि एक प्लेनेट हमारे ऊपर क्या असर डाल सकता है। ये क्वेश्चन सर मैं पूछूंगा आपसे, पर मैं इस क्वेश्चन के लिए चाहता हूँ दर्शक ने थोड़ा इंतजार करें, जो मसाले वाले क्वेश्चन है हमारे। तो वापस उस पर आते हैं कि कोई बिगिनर एस्ट्रोलॉजर है, क्या पढ़ना चालू करे। आप ऐसे कौन से 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट बताएंगे कि आप ये चीज़ इस सीरीज में पढ़िए? क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री हॉट हुई, लोग कंटेंट तो बना रहे हैं, पर सीखे क्या बच्चा? एक दिशा दीजिए सर। यस, ये बात तो है, कंटेंट हर आदमी बनाना चाहता है एस्ट्रोलॉजी में, और एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रो भी कर रही है अब। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कभी भी हमें कंटेंट बनाना है तो बिना स्टडी किए नहीं बनाना है, क्योंकि हम किसी दूसरे की लाइफ को धोखा नहीं दे सकते। तो एस्ट्रोलॉजी पहले सीखो। और एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखना है, तो सबसे पहला स्टेप है, जैसे कि मान लो हम एक गंगा जी का बोतल है, एक गंगोत्री का बोतल है, दोनों में पवित्र कौन होगा? गंगोत्री। ठीक है। ऐसे यमुनोत्री। ठीक है। गंगा जी और यमुना जी में इतना पवित्रता नहीं आएगी। तो ऐसे ही काफ़ी हजारों बुक्स है एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन उनमें भी वो सब कहाँ से आई है? ठीक है, वो सब आई है क्लासिक से। एक हजारों 5,000 साल पहले ऋषि थे बृहद पाराशर। ठीक है। जिन्होंने, जो पाराशर ऋषि हैं, उन्होंने भगवत गीता तक लिखी है। भगवत गीता नहीं, भगवत कथा, भागवत कथा। ठीक है। पाराशर जी के बेटे थे जिन्होंने लिखी है। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र, उसमें सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन क्लासिक है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें एक एक कम से कम 2 बुक हैं, 2 वॉल्यूम है उसका। और दूसरी बुक है फल दीपिका। सर मैं चाहता हूँ अपने चैनल की लिंक्स डाल सकते हैं क्या आप इन बुक्स की? हाँ हाँ, मैं लिंक्स डाल दूंगा। अच्छा, पर सर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में तो बुक्स नहीं पढ़ी, हाँ आपने पहले बेसिक की, कोई एक कुछ आप चैनल्स की भी यहाँ इसमें लिंक डाल हाँ हाँ। दीजिएगा जहाँ से आदमी बेसिक क्लियर कर ले तो अपने। कुछ कुछ चैनल्स हैं जो मैंने एक सर वो अभी। होता है चार्ट, आपने देखा है जिसमें ऐसे स्क्वायर बने होते हाँ हैं, हाँ हाँ। वो क्या होता है, उसको किस हिसाब से वो पढ़ना चाहिए? कुंडली, देखो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत बहुत सारे ब्रांचेस हैं अच्छा। कि हमें किस में इंटरेस्ट आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी में एक होता है कुंडली, जिसमें हम कुंडली देखते हैं, जिसपे हम 12 हाउसेस होते हैं, 12 बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर, वो कुंडली होता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ को कनेक्ट करके, डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर निकाल कर हम एक दूसरे का बिहेवियर के बारे में बताते हैं, वो व्यक्ति कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ठीक है। इसमें भी होता है वास्तु। वास्तु हमारे घर के बारे में बताता है, मतलब हमारी जो कुंडली है ना, हमारी कुंडली की तरीके से ही हम रहते हैं। कि आप नहीं, ये सोफा क्यों रखा है इधर, ये सब
फॉर एग्जाम्पल आप किसी घर में जा रहे हो, या कोई भी व्यक्ति जो देख रहा है घर में जा रहा है और घर में घुसते ही पिंक कलर या फिर बहुत ज्वेलरी या चमकदार बहुत स्मेल खुशबू आ रही है, या उस घर में लड़कियां ज़्यादा हैं, ठीक है, जब ऐसा माहौल दिख रहा है तो आपको, जब आप कुंडली भी देखोगे ना उनका, तो उसकी में वीनस प्लेनेट बहुत स्ट्रांग दिखेगा, शुक्र ग्रह। और उसके डेट ऑफ बर्थ, जैसे कोई लड़का है उसके आसपास लड़कियां घूम रही है, तो उसके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर या डेस्टिनी 6 या साइकिक 6 दिखेगा उसमें, है ना। तो ये एक वास्तु का इतना बड़ा रोल है कि वास्तु हम किस तरीके से रहते हैं। तो वास्तु एक बहुत बड़ी रेमेडी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्रांच बताई आपको। फोर्थ आता है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स में हमारी माइंड की रीडिंग होती है, अब माइंड में क्या चल रहा है, ओके। है ना, टैरो कार्ड्स वगैरह। क्योंकि वो सब कार्ड्स जब हमने बिछा रखे हैं तो वो लक का गेम हो गया, लक से हम क्या निकाल रहे हैं। बाय द वे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है टैरो कार्ड पे। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार हाउ कैन एक कार्ड जो अब मैं उठा रहा हूँ मेरा फ्यूचर बताएगा या मेरे मन की बातें बताएगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पे। अब मैं बता नहीं सकता, जब उसे मैंने 3 से 4 बार सर के साथ ही टैरो कार्ड का एक्सपीरियंस लिया है, जब मैंने उसे एक्सपीरियंस किया है, आई फेल्ट अमेज्ड एवरी टाइम। मैं जब उनसे क्वेश्चन पूछता था रिलेटेड टू करियर, बिजनेस, तब कुछ इस तरीके के कार्ड्स आते थे जो कि रिलेटेड टू मनी हो, स्ट्रगल हो, और करियर रिलेटेड जो भी कार्ड्स होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप टैरो कार्ड्स के हम एडिटिंग में लगवा देंगे कुछ, आप देख सकते हो व्यूज़। मैंने जब रिलेशनशिप के क्वेश्चंस पूछे तो लव के कार्ड्स आ रहे थे। अब मैं नहीं समझ सकता कि वो चमत्कार कैसे हो रहा है, बट मेरा सर बताइएगा कि मैं क्या उसे सही समझ रहा हूँ या नहीं, जो आपके देखो इंटरप्रिटेशन मैं को बताता हूँ, देखो मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, आपकी तरह ही हूँ, लेकिन सारे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। अब एस्ट्रो ये जो कार्ड्स मैंने एक बार लगाए थे मैंने फ्रेंड्स के सामने, तो एक फ्रेंड ने बोला कि मैं अपना क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, तो उसने कार्ड लगाए और उस कार्ड्स में मैक्सिमम कार्ड्स रिलेशनशिप के थे। तो मैंने कहा कि तेरा क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो वो बोला कि हाँ यार, मैं यही, मेरे घर वाले इस समय पूछ रहे हैं कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वाह। मैं भी शौक था कि टैरो कार्ड ने कैसे बता दिया। क्या मैजिक है सर ये? मैं तो मतलब अभी भी स्तब्ध हूँ। क्या मैजिक क्या है? अल्टीमेट मैजिक है ये, तो ग्रहों का मैजिक है, ग्रहों का प्रभाव है। और इवन इसमें भी जब हम टैरो कार्ड्स के बाद आगे चलते हैं तो फिफ्थ आता है प्रश्न कुंडली। ठीक है, प्रश्न कुंडली, जैसे कि आपका बर्थ हुआ तो उस दिन का हमने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ की कुंडली बना ली। तो प्रश्न आपने कुछ क्यूरियोसिटी से पूछा, आपने अपने इमोशन से पूछा, कि कोई भी क्वेश्चन दिल से पूछा, तो उस समय की कुंडली बना लेते, तो उस प्रश्न का क्या फ्यूचर होगा, वो प्रश्न कुंडली है। सेम मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया क्या मेरा आईपीओ लगेगा, है ना। तो आईपीओ उसमें आ रहा था लग जाएगा, इवन 10% का उसने मुझे कमीशन भी दे दिया। शेयर मार्केट वालों समझ है जाओ। ना। और सेम उसने दूसरे दिन क्वेश्चन पूछा क्या कल रिलायंस शेयर बढ़ेगा, तो उसमें आया था नो। तो मैंने कहा नहीं अच्छा बढ़ेगा, सर, ये तो नहीं बढ़ा। आप तो मतलब फिर किसी को भी अमीर बना सकते हो। मैं अगर अपनी सारी धनराशि एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे लगाऊं तो क्या देखो वैसे? इसमें थोड़ा सा लालच आ गया तुम्हारा, अच्छा। और साथ में एक क्यूरियोसिटी नहीं रही, यहाँ लालच पॉइंट आ गया। सबसे पहले आप कमा सकते हो जब तक आपकी कुंडली में धन के योग ना हो। और आपकी कुंडली में मनी के योग हैं, या जितना आपकी डेस्टिनी में है, तो आप कमा सकते हो। अगर नहीं है तो आप सब गवा दोगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ आपने फायदा बड़ी नहीं। एक अच्छी चीज़ बोली, क्यूरियोसिटी। दूसरी चीज़ आपने बोली लालच। तो मेरा भी जो ऑब्जर्वेशन रहा था ना सर टैरो कार्ड के साथ, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि एट द एंड ऑफ द डे कार्ड मैं ही उठा रहा हूँ। तो जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन होती है, जो डिवाइन बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं क्या उठा रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ। और जब मैं उन कार्ड्स को उठा रहा हूँ तो मैं अपने जो थॉट्स को है उसी तरीके से मेरे सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा है कि मेरा सवाल ये है तो उसका उत्तर ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी गट फीलिंग जिसे बोलते हैं, जो बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी गट फीलिंग हमेशा से स्ट्रांग रही है। तुम्हारा गट तुम्हारी लाइफ को जानता है। यस। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, कोई भी आदमी ये कह दे मेरे को नहीं भरोसा है भगवान पे, एस्ट्रोलॉजी पे और इस तरीके के काम में, कोई भी कह दे, पर लाइफ में जब एल लगते हैं ना तो सबको एस्ट्रोलॉजी याद आ जाती है। माफी चाहूंगा इस शब्द को तूने यूज पता है करना। एक वर्ड बहुत अच्छा बोला कि हमारी गट में आंसर छिपा है। एस्ट्रोलॉजी में जब हम, जो प्रश्न कुंडली होती है ना,
तो वहाँ पर हम 1 से लेके 249 के बीच में नंबर लेते हैं, ठीक है। तो वो नंबर आपकी गट से तो ले रहे हैं। अब यहाँ पर लोग बायस्ड हो जाते हैं कभी कभी, ये कहते हैं कि मेरा लकी नंबर ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, या मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ये है, तो वो बता देते हैं। वो नहीं, आपको रैंडमली आपके अपने गट से जो निकल रहा है वो नंबर काफी इंटरेस्टिंग लग रही है प्रश्न कुंडली। मुझे तो लगभग लगभग पता है क्योंकि मैंने जाना है इस बारे में, पर मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को बताओ है क्या प्रश्न कुंडली। क्या मेरा मतलब ये है कि मैं आपको जो सवाल पूछे वो आप आंसर दे दोगे? देखो, प्रश्न कुंडली क्या है, आपका प्रश्न का जवाब आपके मन में ही है। जो अब देखो, इसकी डिटेल में चलते हैं, समझते हैं आराम से। एक संस्कृत में श्लोक होता है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड मतलब हमारा मन, ठीक है, जो हमारे मन में है वो ब्रह्मांड में चल रहा है। जो ब्रह्मांड में चल रहा है वो हमारे मन में चल रहा है। एक रिसर्च मैंने पढ़ा था कि हर 12 साल में सूर्य ग्रह पे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। जब वो विस्फोट होता है तो हमारी अर्थ पर भी काफ़ी सारे भूचाल या अर्थक्वेक या बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट वगैरह ऐसी स्थिति बन जाती है। तो और जैसे कि सन और एक, जैसे कि हमने एक बचपन में पढ़ा था कि ये अर्थ है, यहाँ पर मून है या सन है, जब ये एक लाइन बन जाती है और राहु और केतु भी आ जाते हैं उसमें, तो हाई टाइड्स जैसी स्थिति बहुत बन जाती है। हाई टाइड्स या फिर सुनामी टाइप कुछ, तो ऐसी स्थिति बहुत बन जाती है। तो राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो 2005 में जब सुनामी आई थी, 2004-5 के करीब मुंबई में, तो मैंने इसको पढ़ा था। तो वहाँ पर शनि और गुरु ग्रह राहु और केतु के बीच में आ गए थे, तो सुनामी आया। सेम ऐसा ही कुछ शायद लंदन में या पेरिस में कुछ हुआ था 2001 में। उस समय भी पूरा तहस नहस हो गया था वो एरिया। तो वहाँ पर भी सेम स्थिति मैंने देखी थी, राहु केतु बीच में आया था। जब 2008 में एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तो उसमें भी राहु केतु का बहुत बड़ा रोल था। और जब कोरोना आया, तो कोरोना के समय पर हमारे सर रामकृष्ण गोयल, उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था, और जब हमने भी उसको देखा तो वहाँ पर भी राहु केतु का ही बहुत बड़ा रोल आया था। तो राहु और केतु जब शनि क्या है, शनि हमारा एक्शन है, हमारा कर्म है, हम क्या कर्म करते हैं, ठीक है। और गुरु है हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, ठीक है। तो जब नॉलेज, ज्ञान और गुरु, शनि कर्म है। कर्म कब खराब होगा, कब आप कोरोना के समय में सब आदमी घर पे बैठ गए थे, या फिर रिसेशन में सब घर पे बैठ गए थे, तो घर में कब बैठोगे आप, जब शनि खराब होगा। जिसका शनि खराब है वो घर पे बैठा रहता है या फिर ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तो शनि अच्छा करना चाहिए, और शनि किसका फल देता है, हमारे खुद के कर्मों का, तो है ना। अच्छा, मेरे को सर कर्म से बड़ी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यूरियोसिटी आ रही है कि आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से सबका फ्यूचर लिखा है। मान लो मेरे फ्यूचर में धन योग है और मैं अगर कर्म ही ना करूं, फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिसकम्युनिकेशन जो लोगों में है वो थोड़ा मैं चाहता हूँ आप क्लियर करो। लोगों को लगता है सिर्फ भाग्य ही है। मैं चाहता हूँ कि आप कुंडली के पर्सपेक्टिव से बताओ कर्म की क्या वैल्यू है लाइफ में। कर्म की क्या वैल्यू, देखो, जिस किसी व्यक्ति का, फॉर एक मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा, आप समझ जाओगे। जिस भी कुंडली व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति का जन्म एक धनवान घर में होता है। वो व्यक्ति बचपन से धनवान है, ठीक है। अब वो व्यक्ति जिसका शुक्र अच्छा है, ठीक है, अब वो व्यक्ति अच्छे से नहा नहीं रहा या अच्छे से तरीके से नहीं रह रहा, ठीक है, और बहुत पैसा उड़ाता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और कोई फाइनेंस नहीं रखता, या फिर कोई कर्म नहीं करता, जॉब नहीं देख रहा, एम्बिशन नहीं है उसके अंदर, तो क्या होगा, उसका शुक्र डाउन होता जाएगा, होता जाएगा। तो एंड में आपने थ्योरी सुनी भी है ऐसे कि जो लोग बहुत पैसे वाले बन रहे हैं, उनके आने वाली चौथी पीढ़ी है। जनरेशन वो बिल्कुल खत्म हो राइट जाएगी, राइट। है ना। और जब हम, जैसे कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं कहता हूँ शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए ये चीज़ें करें, या ये सब चीज़ें करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त 5-5 दिन तक नहीं नहाता, उसका तो शुक्र अच्छा है, वो तो लाखों कमाता है, तो वो खराब कर रहा है अपना शुक्र, धीरे धीरे उसका खराब हो जाएगा। लेकिन एक हमारा भाग्य, हमारा लक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें पहले से मिला हुआ है। हमारा शरीर है, हमारी हेल्थ है, ठीक है, हमारा हेल्थ अच्छे से मिला हुआ है, हम इस हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो वो खराब होगा। तो ऐसे ही कर्म में, अगर कर्म नहीं करेंगे, हमारा लक चाहे कितना अच्छा हो, तो कर्म नहीं करेंगे तो लक भी खराब हो जाएगा। लक एक तरीके से आपके पास फल है एक, ठीक है, उस फल को आप कैसे यूज करते हो, उसकी केयर करते हो नहीं करते हो। मतलब आपका जो मेरे को समझ में आ रहा है ये है कि
आपका भाग्य अच्छा हो या बुरा हो, पर 50% रोल आपकी लाइफ में आपके कर्म का अवश्य ही रहेगा। यस। क्योंकि भाग्य अच्छा होगा, कर्म अच्छा नहीं करोगे, खराब हो जाएगा। भाग्य खराब नहीं है और कर्म अच्छा नहीं करोगे तो वैसे ही गड्ढे में जा रहे हो। यस। तो जो भी लोग कुंडली में अगर उनके में अच्छा दिखता है या उनके में कुछ खराब दिखता है, उसको अपने कर्म पे तो फोकस करना ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, राइट। और ये देखो, कर्म करना या नहीं करना ये भी उसके खुद के लक में होता है कि कर्म करेगा या मतलब नहीं हार्ड करेगा। वर्किंग कितना है। हार्ड वर्किंग कितना है, एम्बिशन। पता है एस्ट्रोलॉजी में हमारी एक कुंडली जो होती है ना, वो कुंडली के अलावा भी हम बहुत सारे चार्ट्स देखते हैं जो आपका करियर का एक होता है, टेक्निकल वर्ड है दशमांश चार्ट, ठीक है। तो उसमें ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति जबरदस्ती काम करता है या मन से काम करता है, या काम करने की रुचि है या नहीं, कोई भी काम करने की, ठीक है। काम करने में रुकावट आती नहीं आती, ठीक है। मतलब हम जैसे आप पॉडकास्ट का काम कर रहे हैं, शूटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप एम्बिशियस हैं बहुत ज़्यादा, आपके होरोस्कोप में ऐसे योग है। आपके जब भी देखो ये चीज़ प्रैक्टिस कर करके सीखा है मैंने। एस्ट्रोलॉजी में जो फर्स्ट हाउस होता है, वहाँ पर अगर अच्छे प्लेनेट का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति एम्बिशियस होते हैं, काम करना चाहते हैं। अच्छा मान लीजिए सर, एक बात बताइए, कोई पर्सन है जिसके पे योगी नहीं है एस्ट्रोलॉजी एम्बिशियस के या धन के, तो क्या उसकी लाइफ ऐसी ही रहेगी। नहीं, देखो, अब उसके पास मिला ही सड़ा हुआ फल उसको मिला है, ठीक है। अब वो उसको सड़े हुए फल को तो हाथ में नहीं लेके रह सकता, तो उसके अब देखो ये सब जो चीज़ें हैं ना उसके पास, वो कहीं ना कहीं उसकी हैबिट्स भी हैं ऐसी, और कोई ना कोई हैबिट को फॉलो नहीं करता। बहुत सारे लोग आपने देखे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, वो भी उनमें से भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। एक तो उनके पास बैक सपोर्ट नहीं है, और दूसरा वो एम्बिशियस भी कम रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एटलीस्ट हमारा मन स्ट्रांग होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक्स हैं इसमें कि आपके अंदर इंट्यूशन, आपके अंदर का मन, एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक बार कहीं वृंदावन जा रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क पे बैठ के भीख मांग रहे होते हैं। तो जो वो व्यक्ति किसी कैद में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो एक गरीबी की कैद में है, तो वो चाह कर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पीछे का बैक खराब है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अलावा धर्म या भगवत कथा, भगवत गीता में कहते हैं कि आपके कर्म खराब नहीं होने चाहिए। और बहुत बड़े संत हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, वो कहते हैं कि आपका शरीर नया है, लेकिन जो अंदर बैठा है वो बहुत पुराना है। आत्मा। वो आत्मा बहुत पुरानी है। अब उसने क्या किया, कैसे कर्म किए जो आज हम भोग रहे हैं। तो आप अभी से ध्यान रखें कि कर्म खराब नहीं होने चाहिए, अच्छे रहे, सबके लिए अच्छा करें और अच्छा सोचें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके एस्ट्रोलॉजी में आपने जो पूछा कि हमारा डेस्टिनी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, डेस्टिनी बदली जा सकती है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। एक व्यक्ति को इजीली हो रहा है, एक व्यक्ति पैदल है, एक गाड़ी में बैठा है, एक पैदल है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पैदल वाला व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। इसके पीछे का एक एग्जांपल मैं एक और देता हूँ कि मेरा आज पेट खराब है, ठीक है। तो पेट खराब क्यों है? क्योंकि मैंने कल कुछ गलत खाया था या मेरी लाइफस्टाइल खराब है। तो क्या मैं सही नहीं कर सकता? मैक्सिमम केसेस में सही नहीं कर पाते लोग। कल भी कहेंगे कि मैं नहीं खाऊंगा, परसों भी कहेंगे नहीं खाऊंगा, ये चलता रहेगा उसका। लेकिन अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है, मन स्ट्रांग है, तो वो चेंज कर लेगा। उसमें भी देखो, अब एस्ट्रोलॉजी की बात है ना, एस्ट्रोलॉजी तो सही है या नहीं, ये बहुत वैसा टॉपिक है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे सही कर लेगा। सही बात है आपकी, मतलब कहीं ना कहीं आदतें तुम्हारी हैं, वो तुम्हें ठीक ही नहीं करने देंगी। हाँ, आदतें हमारे अंदर चली गई हैं, मन में सबकॉन्शियसली है। इवन मैंने भी 2021 में बहुत रनिंग वनिंग किया था 4-5 महीने है ना, फिर उसके बाद फिर मैं छूट गया, है ना। तो हर किसी के होरोस्कोप में ऐसे योग होते हैं, तो वो व्यक्ति चेंज करना चाहे तो कर सकता है, मना नहीं है इसमें। लेकिन जो होरोस्कोप बता रही है वो आता है। मतलब अच्छा चलिए सर, यहाँ पर हम काफ़ी मतलब एक रफ्तार से एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहाँ हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं। तो सर रेमेडीज़ पे बहुत लोगों को बताया जाता है आप इन भगवान की पूजा करिए, आप सुबह
सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। तो क्या लगता है इन सब रेमेडीज से क्या होता है? देखो रेमेडीज से क्या होता है, हर प्लेनेट के अलग अलग भगवान बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं कि श्री कृष्ण रात को पैदा हुए थे, तो हम कहते हैं चंद्रमा की प्लेनेट है, ठीक है। और सूर्य ग्रह के लिए हम सूर्य ग्रह को देखते हैं, साक्षात जो प्लेनेट है, ठीक है। चंद्रमा को हम महादेव से भी देखते हैं। और ये सारे प्लेनेट, जैसे मंगल है, मंगल को हनुमान जी से देखते हैं। अगर आप हनुमान जी के बारे में अच्छे से समझ लो तो मंगल ग्रह के बारे में आपने समझ लिया सब कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह विष्णु जी के लिए हम देखते हैं, विष्णु जी के पास बुद्धि थी, और बुध ग्रह बुद्धि के लिए देखते हैं। और गुरु ग्रह हम वामन भगवान के लिए देखते हैं, ठीक है, वामन भगवान। और शुक्र ग्रह लक्ष्मी जी के लिए देखते हैं। शनि शनिदेव हैं, ठीक है। और राहु और केतु का एक, राहु और केतु का भी भगवान है इसमें, राहु केतु के शायद शुक्र भगवान है, ठीक है। और राहु के नरसिंह भगवान है। इस तरीके से भगवान देखे जाते हैं। लेकिन रेमेडीज जो हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, बहुत अलग, बहुत रैंडमली करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी जो राशि होती है, ठीक है, जो भी आपकी राशि है, हर राशि की अलग अलग रेमेडी होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग रेमेडी है। वो चेंज कैसे कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो रेमेडीज के पीछे का लॉजिक क्या है कि वो रेमेडी हमें एक डिसिप्लिन भी बनाना चाहती है कि सूर्य ग्रह को मजबूत करना है। सूर्य ग्रह, अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में कुंडली खोल के देखना किसी भी सॉफ्टवेयर में, वहाँ पर देखोगे मॉर्निंग में सूर्य ग्रह फर्स्ट हाउस में होता है। अगर आप शाम में देखोगे ना, शाम की दोबारा कुंडली बनाओगे तो सेवन्थ हाउस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। 10th हाउस आसमान का होता है। दोपहर में कम से कम 3 4 बजे करीब या 12 बजे करीब देखोगे ऐसे कुछ, तो वो 10th में दिखेगा और सन, वो लगन हर 2 घंटे में बदल रही है, हर 2 घंटे में सन की पोजीशन बदल रही है, ठीक है। तो जब आप सुबह सुबह उठोगे, इसके पीछे का बहुत एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा लॉजिक है कि कुंडली में सन जिसका फर्स्ट हाउस में होता है, वो व्यक्ति बहुत बलशाली होता है, मतलब बहुत बुद्धिमान होता है, उसके सन मजबूत होता है उसका। सूर्य, ये उसकी रेमेडी है। ये रेमेडी नहीं है सन फर्स्ट हाउस में, ये तो प्रेडिक्शन है। लेकिन अगर हम भी चाहते हैं हमारा सन मजबूत हो, तो हम सुबह सुबह उठ के सन की अगर दर्शन करते हैं, या जिस समय सन जाग रहा है, मतलब सन उठ रहा है, उस समय अगर आप उठ रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट सन आपका उधर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम तिलक लगाते हैं, तिलक रोली का, हल्दी का या सैफरॉन, केसर का होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में एक होता है महाप्रताप योग, ठीक है, जो बड़े बड़े सीईओ, मैनेजर या एम्बिशियस लोगों में देखा गया है कि कुंडली जो हम माथे पे लगाते हैं ना, तो ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, आप हमारे जो व्यूअर्स समझ रहे हैं समझ सकते हैं कि कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है हमारे माथे का, ये वाला, ठीक है। कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब मंगल बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है और आगे बहुत बढ़ता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर रोली लगाते हैं, तो फर्स्ट हाउस में हमने मंगल को लगा लिया, तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है तिलक लगाने के पीछे, ठीक है। पुराने जमाने के लोग रोली के आसपास चंदन भी लगा लेते थे, ठीक है। चंदन होता है सूर्य ग्रह। कुंडली का 5th हाउस का प्लेनेट अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है, यानी सूर्य ग्रह फर्स्ट हाउस में बैठता है, ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, तेज होता है उसके अंदर। सूर्य क्या है? सूर्य इज अ रोशनी। तो आपकी कुंडली में रोशनी कहाँ है, प्रोमिनेंट कहाँ है? कुंडली में अगर सन 10th में होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति फेमस भी हो जाता है, ठीक है। तो ये लगाने से फेमस मिलता है, और एम्बिशियस बढ़ता है, अग्रेशन बढ़ता है, तेज बढ़ता है। और केसर, केसर का तिलक लगाओगे तो गुरु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, यानी आपके अंदर धार्मिकता और कुछ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस और मन की शांति, ये सब मिलेगा आपको। पहले ज़माने में ऐसे लोग करते थे, और ये एक बहुत अल्टीमेट रेमेडी है। कुछ कुछ की रेमेडी होती नहीं है, तो उसके लिए हमें एक अलग रास्ता ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेमेडीज कहीं ना कहीं सबके पीछे एक लॉजिक है। यस। और रेमेडीज जो मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है, इसको अगर हम सिंपल आदतों से जोड़ें, तो रेमेडीज आपको, अगर आपको गुस्सा आता है तो रेमेडी क्या हुई? गुस्सा कम करें, गुस्सा मेडिटेशन कम करें, करें, कंट्रोल मेडिटेशन करें। करें। आपकी अगर सूर्य वीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप सुबह नहीं उठ रहे हो। विटामिन डी की कमी हो सकती है, ऑब्वियसली। टाइम नहीं हो सकता। अब ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, है ना। अब देखो शनि ग्रह हमारा, जैसे मैंने सूर्य ग्रह बोला ना फर्स्ट हाउस में होता है, तो शनि ग्रह 7th हाउस में बहुत स्ट्रांग होता है,
यानी शाम के समय पर शनि स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो शनि की जितनी आदतें हैं तो शाम में अगर हम करते हैं, जल्दी सो जाना, जल्दी आराम कर लेना, रिलैक्स हो जाना। ठीक है, शनि हमारा हार्ड वर्क भी बताता है, मेहनत भी बताता है, और साथ में रेमेडियल में देखें तो जितने भी पालतू जानवर हैं, ठीक है, वो शाम में करीब थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम रहती है, भूख भूख लगती है, जो भी उस समय खाना खिला दो। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेनेट की जो जो स्थिति है, फॉर एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ कि कुंडली का 4th हाउस बहुत कोमल स्थान होता है, बहुत नाजुक स्थान होता है। ठीक है, और कुंडली में वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अगर मैं देखो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो कभी भी किसी को नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर 4th हाउस अगर खराब है किसी का, या फिर मन, अगर आप मन से खराब है या मन से टेंशन आ रही है, तो कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी ट्रिमर या फिर कैंची, हथौड़ा, ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो 4th हाउस से खराब होता है तो मन भी खराब रहता है। तो ये भी, इसके पीछे भी एक अलग रीज़न है, वास्तु का रीज़न है, एस्ट्रोलॉजी का अलग रीज़न है इसमें। काफ़ी मतलब एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, यस, तुम्हारे एक इंसान की सोच से कनेक्टेड है। मैं तो मतलब इतनी देर में ये सोच पा रहा हूँ कि एंडलेस बातें की जा सकती हैं, यस, कोई कोई वो नहीं है। तो मैं इस बीच व्यूअर से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं बात करने के, जैसा मैंने पहले बताया करियर इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि आप करियर कैसे बनाएं, सीखें कैसे। और आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक एस्ट्रो टॉक, जिसमें आप क्लियरली अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हो। बाकी दूसरा है कि एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकलिटीज़ के बारे में हम बातें कर सकते हैं। बाकी इन एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी है। बाकी अभी तो हमने बात नहीं करी है रिलेशनशिप के ऊपर। आजकल का यूथ जो रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल कर रहा है, जो एज थी बच्चों से लेकर बड़े तक, जेंजी, आपके पास तो कई सारे केस आते होंगे सर कि हम रिलेशनशिप में परेशान हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसके बाद अगर हम बात करें एडल्ट एज की, शादियां हो रही हैं पर डाइवोर्स भी हो रहे हैं, टूट भी रही हैं। और हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स के टाइम से कुंडली मिलान कब से चल रहा है। तो एक इस पे भी हम बात कर सकते हैं, काफ़ी डीप में, बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़ा बात हो सकती है और इसमें। हम इसके अलावा बात कर सकते हैं वास्तु के बारे में, हम अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे कई कई पॉइंट्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप व्यूअर्स हमें बताएं कमेंट के ज़रिए कि कौन कौन सी चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए। और आप कमेंट के ज़रिए ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं सीरीज़ में हम किस किस क्वेश्चंस को सर से पूछें। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हो, नॉर्मल पर्सन से रिलेटेड, किसी प्रकार का व्यूअर हो सकता है हमारे साथ, आप इस कमेंट्स में बताइए हमें। और इस वीडियो को बहुत से बहुत प्यार दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं सर। मैं व्यूअर्स से यही दरखास्त करूंगा कि जितना आप प्यार दिखाएंगे हम उतना खुल के और आपके लिए बेस्ट वैल्यू यहाँ पर शेयर करेंगे, जो भी हो सकती है। अनफिल्टर्ड टॉक्स विदाउट एनी एडिटिंग, जो भी है अनफिल्टर्ड है, नेचुरल है, और हमारे व्यूअर्स के लिए। तो सर मैं फिर भी इस पॉइंट को थोड़ा सा टच करना चाहूँगा जो रिलेशनशिप वाली है। इतने लोग गुड़ मिलान करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? मैं लड़ाइयों के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में अभी भी डाइवोर्स उतने नहीं होते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसमें डाइवोर्स रेट इज़ लेस देन 2%। अदर कंट्रीज़ जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारी, जो कि डाइवोर्स ज़्यादा होते हैं, पर इंडिया में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं पति पत्नियों में। और आजकल जो यूथ है वो डाइवोर्स की डायरेक्शन में जा ही रहा है। आजकल कोई बड़ी बात नहीं रही इंडिया में डाइवोर्स करना। तो सर ये कहाँ फ्लॉ हो रहा है हमारी एस्ट्रोलॉजी में? अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रांग है तो क्यों डाइवोर्स होते हैं? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में जो डेटा बता रहे हैं 2%, ये 2% है। लेकिन बाकी के जो रिलेशनशिप है, जो रह रहे हैं, बहुत सहन कर रहे हैं, सहन सहन के रह रहे हैं। सही ठीक बात। है, अब इसके पीछे भी हमारा जो कल्चर है इंडिया का, वो हमें कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ता है, और धर्म से जुड़कर हम रहते हैं। तो इस वजह से भी हमारे इंडिया में जो डाइवोर्स रेट है वो कम है। लेकिन रियलिटी में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, डाइवोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता हूँ कि पहले आप देखो, समझो इस चीज़ को, कि सालों से गुड़ मिलान किया जा रहा है। सालों से लोग मुहूर्त दिखा के शादी करते हैं, अच्छे मुहूर्त में शादी कराएंगे, अच्छा गुड़ मिलान करा के शादी कराएंगे, फिर भी डाइवोर्स क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है कहीं। राइट। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है मुहूर्त की। ठीक है, लोग मुहूर्त दिखा के शादी कराते हैं। मैं कहता हूं कि आप
बहुत मुहूर्त दिखाकर बाइक ले लो तो क्या बाइक से एक्सीडेंट नहीं होगा? ठीक है, तो मुहूर्त से इतना खास फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी, मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर समय में हम शादी कर रहे हैं वो दिन कैसा जाएगा, वो मुहूर्त का दिन कैसा है, समझ गए? हम मुहूर्त इसलिए दिखाते हैं कि ये बताओ कि मैं शादी जिस दिन करूं उस दिन सही रहेगा ना सब कुछ, मेरी शादी हो जाएगी ना, तो वो मुहूर्त का दिन है। या बाइक ले रहा हूँ, वो बाइक लेने का दिन तो बढ़िया है ना। इस मुहूर्त फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद आती है गुड़ मिलान। तो गुड़ मिलान का कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छा नहीं है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो देख रहे होंगे वो बिल्कुल एग्री करेंगे कि कुंडली में 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और जो हम गुड़ मिलान करते हैं वो सिर्फ मून को देखकर करते हैं कि आपका मून और मेरा मून अच्छा है तो गुड़ मिलान हो गया, बाकी के 8 प्लैनेट्स का क्या, ठीक है। लेकिन जो डाइवोर्स होता है वो मंगल शनि राहु केतु कराते हैं, मून नहीं कराता, ठीक है। साथ में जब हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो उसमें पति पत्नी के साथ साथ जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ का रोल भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में आज ही मैं एक कंसल्टेशन ले रहा था और लिटरली मैंने देखा उसके फर्स्ट हाउस में, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शनि फर्स्ट हाउस में होता है तो उसके ससुराल से इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ कि लड़की को ये किसी ने नहीं बताया कि आपको अपने ससुराल से एक्सपेक्टेशन कम रखनी है, ठीक है। और ये उसकी डेस्टिनी में है, चाहे शादी किसी से भी करे। एक तो डेस्टिनी होता है, अब देखो गुड़ मिलान में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारी डेस्टिनी में हमारी मैरिड लाइफ कैसी है, और दूसरा होता है हमारी कंपेटिबिलिटी, ठीक है। तो हम कंपेटिबिलिटी एक बार के लिए सही कर सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनी में ना उसको चेंज नहीं कर पाते। लेकिन एटलीस्ट कंपेटिबिलिटी अगर अच्छी हो तो मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। तो मैरिड लाइफ के लिए हमें कुंडली दिखाना चाहिए, साथ में अच्छे से गुण मिलान कराना चाहिए। हम जो कुंडली मिलान करते हैं उसमें आत्मा से आत्मा देखते हैं, दोनों का ज्ञान देखते हैं, मेरा ज्ञान आपका ज्ञान कैसा है। कभी कभी ज्ञान भी क्लैश कर जाता है, वो कहता है ये गलत है, मैं कहता हूँ ये गलत है, ठीक है। कभी कभी मन तो ठीक है, या फिर आप कभी टेंशन में हो तो मैं आपकी टेंशन दूर कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं टेंशन में हूँ तो आप मेरी दूर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो ये मन, हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारी, इसमें एक पॉइंट और आता है जो हम अपने पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है उसको भी मैच करके देखते हैं, ठीक है। वो प्लेनेट होता है कि अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो चंद्रमा से 5th, चंद्रमा से 6th नक्षत्र हम देखते हैं, वो हमारी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। तो पास्ट लाइफ के प्लेनेट को भी देखते हैं। तो बहुत बहुत डीप स्टडी है, 5 मिनट का खेल नहीं है। और अब बहुत, जैसे कि वृंदावन या हाथरस से मथुरा जाओगे तो वहाँ पे गुणगान कैसे होता है, आपका नाम का अक्षर मेरे नाम का अक्षर उससे गुणगान होता है। बहुत, वो तो बेकार, बिल्कुल बेकार तरीका है उसमें कुछ नहीं रखा। तो इसके पीछे भी पहले ज़माने में लॉजिक था। पहले ज़माने में लोग हमारे कुंडली का नाम रखते थे, ठीक है। तो कुंडली के नाम के अक्षर से चलो आ जाता है, लेकिन अब हम कुछ भी नाम रख रहे हैं। मेरे अगर आपसे या किसी लड़की से मैच नहीं हो रहा तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, फिर मैच हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये क्या गुण मिलान हुआ, ठीक है। हम जब पैदा हुए उस समय हम नाम लेके नहीं आए थे, व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता जब पैदा होता है। उस समय हमारा पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ही था, और कुछ नहीं था। तो उसी को ही मैच करना चाहिए। नाम तो हमने बाद में रखा है, आइडेंटिटी के लिए रखा है कि आप कौन है मैं कौन हूँ। राइट राइट राइट। बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। मैं तो मतलब खो जाता हूँ आपकी बातों में और समझता हूँ कि एक्चुअली है क्या ना सीन, कि मार्केट में है ना, मान लीजिए कोई आदमी किसी को इंग्लिश पढ़ा रहा है और वो टीचर ही ख़राब मिल गया उसे, तो कभी ये वो थोड़ी उसे बोल देगा ना इंग्लिश फ्रॉड है। तो हो सकता है कि जो लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा एस्ट्रोलॉजी में, उससे एस्ट्रोलॉजर ख़राब मिले। इसका मतलब ये नहीं हुआ एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर डीपली और तरीके से समझ के कराया जाए तो आदमी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपको मैं एक रिजल्ट्स देगा। छोटे से वर्ड में कहूँगा, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी हमें दिशा देती है। मतलब आप, अगर आपके सामने 4 रास्ते हैं तो एस्ट्रोलॉजर ये कह देगा ये बस जा, इसके ज़्यादा आगे लेके नहीं जाएगा वहाँ तक, सही बात चलना है। आपको है। सही बात एक है। दिशा दे देगा, इधर जाना है इधर जाना फिर भी सर एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ आप अक्सर ही एक्सपीरियंस करते होंगे ड्यूरिंग कंसल्टेशन। आदमी 4 जगह बात करता है और चारों लोग अलग अलग बातें करते हैं। कैसे फाइंड करें सही कौन है?
देखो, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के पास आप जा रहे हो तो सिंपल तरीका है कि आप अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में पूछो उससे। अगर आपके पास्ट के बारे में, आपके बारे में सही बता रहा है तो फ्यूचर सही बताएगा। ठीक है। या फिर आपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछ सकते हो। कुंडली का सन अगर पीड़ित होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ कुछ ना कुछ खराब स्थिति होती है। या फादर, या फिर सन के आगे जुपिटर बैठता है तो फादर, आपके जन्म के 1-2 साल बाद फादर को सक्सेस मिलती है। तो ऐसी प्रिडिक्शन अगर हम दे देते हैं या फिर हम कुछ ऐसी स्टडी, तो पता चल जाता है सामने वाले में नॉलेज है। अगर वो कुछ भी, अगर वो सीधे आते ही आपके उपाय की बातें कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है। अगर वो आपको ऐसी ऐसी बातें, कुछ कुछ कॉमन बातें होती हैं, जैसे आप पैसा कमाते तो बहुत हो लेकिन टिकता नहीं है, ये कॉमन बातें हैं। इससे कुछ, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कॉमन बातें हैं। और ये बातें अगर किसी से भी कह दो तो वो खुश हो जाता है, सही कह रहे हो, पैसा कमाता हूँ टिकता नहीं है, सही बात। ये कॉमन बातें, ये ज्योतिष नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। फिर उसके बाद आप कह दो कि आपको ये उपाय करना पड़ेगा, तो वो भी कोई ज्योतिष नहीं है। आप उसके पास जा रहे हो, उससे बातें करो, सुनो। ठीक है। और आजकल कंटेंट का ज़माना है तो कंटेंट उसका देख सकते हो। आजकल कंटेंट से बहुत कुछ जजमेंट मिल जाता है, यूट्यूब से पता चल जाता है वो किस तरीके से बोलता है, कैसे बोलता है। कोई भी अगर आदमी गलत है तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाता, लंबे समय तक नहीं डाल पाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी कंटेंट 2 तरीके से चलते हैं जो हम डालते हैं, फेस और फेसलेस। फेसलेस में एक बार के लिए डाउट हो जाता है व्यक्ति कैसा होगा, लेकिन फेस वाले में तो सालों से डाल रहा है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं फ्रॉड कर सकता, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। राइट राइट राइट। ठीक है सर, हम इसी के साथ अपने एपिसोड का आखिरी सवाल यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे और अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप बस दर्शकों इस पूरे सीरीज़ को प्यार दें और जैसा मैंने बोला कमेंट में बताइए। जिसके हमें अच्छे क्वेश्चंस लगे उसके लिए सर की तरफ से एक ऑफ़र भी है, उनको फ्री कंसल्टेशन का वाउचर भी मिलेगा। तो जितने आप इंगेजमेंट इसमें देंगे आप वो चांस जीत सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन जिसका जवाब सर को भी लगेगा कि देना चाहिए ही चाहिए। अगेन अनफिल्टर्ड फॉर्मेट में मैं सवाल पूछूंगा, मैं सर को बताऊंगा भी नहीं ये सवाल आने वाला है। और पर उससे हमारी रिसर्च टीम को थोड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। लास्ट सवाल जो मेरा था, जो मैंने बचा के रखा हुआ था, वो ये है, जो पर्सन एस्ट्रोलॉजी में भरोसा नहीं करता है उसके लिए आप ऐसी कुछ चीज़ बता दीजिए जिससे उसे लगे कि हाँ एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या पता चलेगा मुझे। देखो, एस्ट्रोलॉजी में एक बात बता देता हूँ इसमें आपको, मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको बताता हूँ। आपके पास डेट ऑफ बर्थ में, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर अगर आता है या 6 नंबर आता है या सिंगल 1 आता है तो ऐसा व्यक्ति खूब पैसे वाला मिलेगा आपको। और मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, चाहे आप मार्क जकरबर्ग देख लो, 19 उसका डेट ऑफ बर्थ में 5 बहुत, 85 का बर्थ है, 5 आता है, उसका डेस्टिनी 5 है, उसका डेट ऑफ बर्थ का भी 14 आता है, तो उसको टोटल करेंगे तो ही 5 आता है। 5 नंबर बुद्धि का होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। और 8 नंबर होता है हार्ड वर्क का। 8 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में आता है वो हार्ड वर्क करता ही दिखेगा, मेहनत करता ही दिखेगा। या तो वो अपने काम के लिए मेहनत करता ही जा रहा है, कभी रुकता नहीं है 8 नंबर वाला, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ठीक है। और 2 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में आता है, और 2 नंबर एक बार नहीं, 2 मैक्सिमम दिख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आपको रोता ही दिखेगा, बहुत इमोशनल, टेंशन में। या फिर अट्रैक्टिव भी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन बहुत रोते हुए टाइप मिलते हैं। ठीक है। जिसके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बहुत बार आता है तो बहुत कंफ्यूज मिलते हैं, क्यूरियस बहुत होते हैं वो लोग। चाहे जिसके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर बहुत बार आता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 27 है, 1997 है, 7 2 बार है, ऐसे व्यक्ति बहुत क्यूरियसिटी होती है उनके अंदर, हाई क्यूरियसिटी होती है हर चीज़ के बारे में। बाल की खाल उतारना जानते हैं, हमारे सर ने बताया था 7 नंबर वाले होते हैं बाल की खाल उतारते हैं, जितना 7 होगा उतनी खाल उतारेगा। ठीक है। और 9 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम आते हैं वो लोग शांत हो जाते हैं, अग्रेशन अंदर होता है उनका। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे बिल्कुल रिलेटेबल होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुंडली में भी मैं बता सकता हूँ, कुंडली के फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस हर कोई नहीं समझता। ठीक है। कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रखता है।
फर्स्ट हाउस में शनि होता है, वो मैंने आपको बताया ससुराल से इज्जत नहीं मिलती। लेकिन उसमें एक चीज़ और है, फर्स्ट हाउस में जब शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ सिर पे होती है, लेकिन कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता उसको। ठीक है, तो ये भी बहुत अलग बात है। बड़े जनरल मुद्दे हैं और इन सब मुद्दों पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जनता रिलेट कर पाएगी, क्योंकि मुद्दे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ आपसे बात करके, कि उन मुद्दों पे बात करने के लिए, कोई दिशा के लिए, और कंफ्यूज दुनिया है, ऑप्शंस इतने सारे हैं, कोई रास्ता लेने के लिए अगर एस्ट्रोलॉजी को चूज़ कर रहा है तो इट्स समथिंग अ ब्लेसिंग जो कि हमारे पास है, और हमें इस ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करके इसको यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, कर्म करिए, मेहनत करिए, बहुत ज़रूरी है। पर जब भी आपको लगता है आप लाइफ में स्टक हैं, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो आपको हेल्प करता है, आप जाते हो करियर काउंसलर पे, ऐसे ही लाइफ काउंसलर मान लीजिए एक एस्ट्रोलॉजी को, और इसको एक बार एक्सप्लोर करिए कि होती क्या चीज़ है। बाकी जो हमारा दूसरा पार्ट है, एजुकेशन इन एस्ट्रोलॉजी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि लोग यंग हैं, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, पर जैसा कि सर ने कहा, अगर छोटा सोचोगे तो बहुत जल्दी गिर जाओगे, चल जाओगे साल 2 साल 3 साल, बट लॉन्ग टर्म गेम खेलना है लाइफ में 10-20 साल का, जो कि एक यूथ को मैं बोलूँगा कि पेशेंस के साथ डेवलप करे स्किल्स को, जाने सीखे, क्यूरियस रहे, प्रैक्टिस करे। और आप हमारे अपेरेंटशिप प्रोग्राम को भी एस्ट्रो वेदांश जी चालू करने वाले हैं, जिसमें कई कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जिनको वो चुनेंगे अपने कोहोर्ट में, और उन्हें 1-to-1 कोचिंग भी देंगे। तो ये सब प्लान्स हैं हमारे, तो आप सपोर्ट देते रहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके की सीरीज़ को कंटिन्यू रखें इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। धीरे धीरे हम न्यूमोलॉजी में भी जाएंगे, हम वास्तु में भी जाएंगे, और हम एजुकेशन ऑन एस्ट्रोलॉजी पे एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे कि आप ये पढ़िए। तो आप उसकी प्रायोरिटीज़ क्या रखनी है, उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस डालिए। और इसके बाद हम कुछ स्पिरिचुअलिटी पे भी कंटेंट आपके लिए शेयर करेंगे, कैसे एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी से। सर का बड़ा इंटरेस्ट है दर्शन शास्त्र में, जिस पे भी बहुत सारी बातें For की जा what सकती time? हैं। आई थिंक एलेक्सा चल गया तो दर्शन शास्त्र में Set सर, the alarm for when? एलेक्सा स्टॉप। You don't have any alarms. थैंक यू एस्ट्रो माफ़ कीजिएगा। तो मैं अपनी बात कह रहा था, सर का बड़ा इंटरेस्ट है दर्शन शास्त्र में, तो इस पे बड़ी अच्छी चर्चा की जा सकती है। और हमारा प्लान है कि हम वृंदावन में भी इस शूट को करें, केसी घाट पर बात करें वृंदावन के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के बारे में, जो आपको भी मन की शांति के लिए ज़रूरी है, हेल्प किया जा सकता है। उस मकसद से इस शो को हमने चालू किया है। बस आप प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच वेदांश जी, राधे थैंक यू राधे। सो मच, थैंक यू आपसे सो बात मच। मैं लंबे समय तक कर सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता, हमारी ऑडियंस का ऑलरेडी अटेंशन स्पैन कम है, हाँ, तो हम लिमिटेड लिमिटेड कंटेंट शूट करके देते हैं। चलिए, राधे राधे। राधे राधे।